Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start next chapter of class 12th Hindi Vitan and that is जूझ। जूझ मराठी के विख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का एक बहुचर्चित उपन्यास है। इस पाठ में उपन्यास के कुछ अंश मात्र ही लिए गए हैं। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जूझ एक किशोर द्वारा भोगे गए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा है। अपने बचपन को याद करते हुए लेखक कहता है कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, लेकिन मेरे पिता मुझे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। वे खुद कोई काम न करके खेत का सारा काम मुझसे ही करवाते थे, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन जब लेखक 7 कंडे थापने में अपनी माँ की सहायता कर रहा था तो वह अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन माँ भी आनंदा के पिता से बहुत डरती थी, इसलिए वह अपने बेटे का खुला समर्थन नहीं कर सकी। लेखक स्वयं अपनी माँ से कहता है कि खेत के लगभग वे सभी काम खत्म हो गए हैं जो मैं कर सकता था, इसलिए तू मेरे पढ़ने की बात दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करती। क्योंकि लेखक के पिता दत्ताजी राव के सामने नतमस्तक हो जाते थे और उनकी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य थे, इसलिए लेखक को लगता है कि दत्ताजी राव ही मेरे पाठशाला जाने का रास्ता खोल सकते हैं। रात के समय माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाते हैं। माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है कि वह मतलब उसके पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं और खेतों के काम आनंदा को करना पड़ता है। यह बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ गए और उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन देकर दोनों को घर भेज दिया। दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा दादा के लिए बहुत सम्मान की बात थी, इसलिए बड़ी खुशी से दादा दत्ताजी राव के बाड़े में पहुंच जाते हैं। आधे घंटे बाद बुलाने के बहाने लेखक भी वहीं चला जाता है। दत्ताजी राव लेखक को भी वहीं बैठा लेते हैं। बातचीत में दत्ताजी राव लेखक से पूछते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। लेखक कहता है कि 5वीं में पढ़ता था किंतु अब नहीं जाता हूँ। वार्तालाप में लेखक दत्ताजी राव को यह बता देता है कि मुझे पाठशाला दादा नहीं जाने देते। अंत में दत्ताजी आनंदा को सुबह पाठशाला जाने को कहते हैं। दादा मेरे पाठशाला जाने पर मान तो गए, लेकिन पाठशाला 11 बजे की होती है, इसलिए दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होने के बाद खेत से सीधा पाठशाला जाना, सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही ले आना, छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना और जब काम अधिक हो जाए तो पाठशाला से गैर हाजिर भी होना आदि जैसे बहुत से आदेश देते हैं। आनंदा दादा की सारी बातें मंजूर कर लेता है। उसका मन आनंद से उमड़ रहा था, लेकिन दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। वे फिर कहते हैं, हाँ अगर किसी दिन खेत में नहीं आया तो गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है, बलिस्टर नहीं होने वाला है तू। आनंदा गर्दन नीचे करके खाना खाने लगता है। अगले दिन आनंदा का पाठशाला में जाना फिर से शुरू हो गया। वह गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, भूख, प्यास आदि की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। खेतों के काम की चक्की की अपेक्षा पाठशाला में मास्टर की छड़ी की मार आनंदा को अधिक अच्छी लगती थी। वह इस मार को भी मजे से सहन करता था। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो गया। आनंदा की 5वीं कक्षा में उसके पहचान के सिर्फ 2 ही लड़के थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। अपनी उम्र के कम उम्र के बच्चों के साथ पाठशाला में बैठना आनंदा को बुरा लग रहा था। पुरानी पुस्तकों को वह लट्ठे के बने बस्ते में ले गया था, लेकिन वे पुस्तकें अब पुरानी हो चुकी थी। आनंदा की कक्षा में एक शरारती लड़का चहवान भी था। वह सदा आनंदा की खिल्ली उड़ाता रहता था। वह उसके मैले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता है। इतने में मास्टर जी आ गए और गमछा टेबल पर ही रह गया। आनंदा की धड़कन बढ़ गई और उसका दिल धक धक करने लगा। पूछताछ के बाद जब मास्टर जी को पता लगा कि यह शरारत
चहवान की है तो वे उसे बहुत डांटते हैं। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्होंने वामन पंडित की एक कविता पढ़ाई। छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़कों ने उसकी धोती कई बार खींची थी। आनंदा का मन उदास हो गया क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था, परंतु आनंदा ने पाठशाला जाना बंद नहीं किया। पाठशाला में मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाते थे। वे प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि कमर में खूंसा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला लेकिन बहुत होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक हुआ करते थे। कक्षा में उसका खूब सम्मान था। यह वसंत पाटिल आनंदा से उम्र में छोटा था। क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी, लेकिन फिर भी मास्टर जी को कक्षा की मॉनिटरी आनंदा को ही सौंपनी पड़ी। आनंदा अब पहले से ज्यादा पढ़ाई करने लगा था। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। अब गणित के सवाल उसकी समझ में आने लगे थे। वह वसंत पाटिल के साथ दूसरी तरफ से बच्चों के सवाल जांचने लगा। फलस्वरूप आनंदा और वसंत पाटिल की दोस्ती जमने लगी थी। मास्टर जी अब लेखक को आनंदा कहकर पुकारने लगे थे। आनंदा की मास्टरों के साथ आत्मीयता बढ़ गई और पाठशाला में उसका विश्वास भी बढ़ गया। पाठशाला में न व सुन लेकर मराठी के मास्टर थे। जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ाते तो स्वयं भी उसमें खूब रम जाते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता सब कुछ था। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी। वे कविता को सुनाते सुनाते अभिनय भी किया करते थे। वे स्वयं भी कविता लिखा करते थे। जब मास्टर जी अपनी कोई कविता सुनाते थे तो आनंदा उन्हें तल्लीनता के साथ सुना करता था। वह अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता था। जब आनंदा खेत में काम करता था तो तब भी मास्टर जी के हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाया करता था। वह कविता गाने के साथ साथ अभिनय भी किया करता था। पानी की क्यारियां कब भर जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। पहले आनंदा को अकेलापन कचोटता था, लेकिन अब वह कविता गाकर अपने अकेलेपन को खत्म कर सकता था। अब वह अपने आप से ही खेलने लगा था, बल्कि अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अकेलेपन में वह कविता गाकर नाचता भी था और अभिनय भी करता था। अब वह कुछ अपनी भी कविताएं बनाने लगा था। एक बार तो मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने भी कविता सुनाई थी। इस तरह आनंदा के अब कुछ नए पंख निकल आए थे। वह अपने मराठी मास्टर के घर से काव्य संग्रह लाकर पढ़ता था। अब आनंदा को भी लगने लगा था कि वह खेतों और गांव के दृश्य को देखकर कविता लिख सकता है। वह भैंस चराते चराते फसलों और जंगलों के फूलों पर तुकबंदी करके कविता लिखने लगा था। जब किसी रविवार को कोई कविता बन जाती तो सोमवार को मास्टर जी को दिखाता था। मास्टर जी आनंदा को शाबाशी दिया करते थे। मास्टर जी यह भी बताते थे कि भाषा, छंद, लय, अलंकार और शुद्ध लेखन कविता को कितना सुंदर बना देते हैं। मास्टर जी की ये सभी बातें उसे मास्टर जी के और नजदीक ले आई। अब वह शब्दों के नशे में ही डूबने लगा था। तो इसी के साथ हमारी ये बड़ी ही प्यारी कहानी फिनिश होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then please share it with your classmates and please do subscribe my channel for more videos.